नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम इतिहास के तारतम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस एनसीईआरटी का तारतम हमारा लगातार जारी है, जिसमें हम हमारे अतीत के भाग 2 में इतिहास के चौथे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य। दोस्तों, हमने दिल्ली के शासन के बारे में पुराने अध्याय में पढ़ा। अध्याय 3 में हमने जाना कि राजपूत वंश मतलब दिल्ली के शासन में राजपूत वंश जो कि तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 ईस्वी, अनंगपाल जो कि 1130 से 1145 तक थे, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। उसके बाद फिर तुर्की शासक आया 1206 से 1290, फिर आया खलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451, और फिर आखिरी में लोधी वंश 1451 से 1526। तो हम अगर पुराने चैप्टर को अगर देखें तो हमने क्या पढ़ा था, लास्टली हमने 1526 तक पढ़ा था, जिसमें हमने पूरे 7वीं से 12वीं सदी तक के पूरे चैप्टर में इस पूरे सेक्शन में हमने जाना, समझा और बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को थी। हमने अगर अगर आपको बताएं तो पुराने चैप्टर में देखें तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसियन शहर के साम्राज्य के बारे में, फिर उसके बाद कुतुब मीनार के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में। इसके अलावा हमने जो हमने सरदार और उनके किलेबंदियों के बारे में जाना। मेन चीज़ जो हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच के कंपैरिजन को जाना, किसका शासन व्यवस्था बेहतर थी। और इसके अलावा हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा, जाना। तो ये चैप्टर जो था वो एक बेहतर चैप्टर था दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही है तो उसमें हम दूर नहीं रह सकते मुगल साम्राज्य के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का एक विशाल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के रूप में सामने आया था। तो वो कैसे, कब और क्यों आया था, इसकी शुरुआत इसी अध्याय से करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ दूसरों तक पहुंचाइए। आप सभी का धन्यवाद इस चैनल पर प्रस्तुत होने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं फिर से इस चैनल पे हम मुगल साम्राज्य के बारे में। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी से ध्यान से सुनिएगा, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। मतलब 16th ऑफ सेंचुरी में जब इन लोगों ने अपना क्या है राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तब इनने कहाँ से शुरुआत करी, दिल्ली और आगरा से करी। और 17वीं शताब्दी मतलब 100th ईयर में इनने अपने पूरे संपूर्ण महाद्वीप पर इनने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे इनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। जो इनके प्रशासन की व्यवस्था थी वो इनके जाने के बाद भी एक जैसे बनी रही। लोगों ने जो दूसरे आए उनने इस चीज को क्या है भली भांति फॉलो किया। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। बहुत बढ़िया बात लिखी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये हमारे देश का भारत का लाल किला है जहाँ से प्रधानमंत्री सभी लोगों को संबोधन करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। आगे बढ़ते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं। इसका जो थोड़ा सा शुरुआती दौर है थोड़ा सा समझने लायक है कि मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। मतलब इनके दो महान शासक थे जिनके वंशज माने जाते हैं। माता की ओर से, सबसे पहले मम्मी की ओर से बात चल रही है ना, माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। तो क्या जो मुगल थे वो किनके उत्तराधिकारी थे? मुगल की माता की तरफ से वो चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, और पिता की तरफ से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु
मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। अब सुनो क्यों नहीं करते थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना इसलिए नहीं पसंद करते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थी। और दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र में तैमूर, उसके उत्तराधिकारी एवं मुगल सम्राटों का एक चित्र जो लघु चित्र जो 1702 से 1712 मध्य में तैमूर है, और उनके दाहिने और उनका पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबुसैद बाबर के दादा, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिने ओर तीसरे, चौथे और पांचवा व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो इसी ये जो क्रम है आपको बताया दोस्तों, इस क्रम को एक बार फिर से सुनिएगा, इस चित्र को देखकर सुनिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो चैप्टर है इसमें ये जो बीच में बैठा हुआ बंदा है वो कौन है, तैमूर। और उसके साइड से अगर देखें तो दाहिने ओर, मतलब इनके अगर दाहिने ओर चलें तो दाहिना कौन सा है, इनके दाहिने की तरफ अगर अरे महाराज, हाँ दाहिने तरफ अगर चलें तो दाहिने की तरफ, तो उसके बाद इसमें कहाँ गया, इसके दाहिने की ओर अगर उसका पुत्र मीरन शाह, उसके बाद अबू सैद, और तैमूर के बाएं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा और उसके और उमर शेख, तैमूर के दाहिने और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर, शाहजहां और उनकी दाईं ओर क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो इनको आप एक बार देखिए, समझिए कि ये पूरा का पूरा जो है ना मुगल साम्राज्य ही बैठा हुआ है, यही वो शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर मुगल सम्राट की नींव रखी और उन्हें आगे बढ़ाया, चलाते रहे। इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इन्होंने अपने चित्र में पूरी चीजों को लेकर रखा हुआ है, और हर व्यक्ति, हर जो मुगल सम्राट था उसने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया हुआ है। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में करते हैं? तो मेरे हिसाब से जितना पढ़ने पे समझ में आता है कि हाँ, ये जन्म अधिकार के रूप में ये चीज़ों को देखा गया है। जैसे जैसे इनके बेटे होते गए, उनके बेटों के बेटे होते गए, उन सभी लोगों ने दिल्ली पर सल्तनत का आगे बढ़ाते गए। जो बहुत बेहतर थे वो बहुत बेहतर होकर साबित हुए, और जो कमज़ोर थे वो बाद में धीरे धीरे डिफीट होते गए। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। आइए जानते हैं मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530। तो भैया मैंने अभी जो जहां छोड़ा था उधर से आगे बढ़ रहा हूं, अब 1526 से आगे। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तालिका में आप देख सकते हो, देखियो यहाँ पर कुछ चित्र में मुगल फौज का अभियान दिख रहा है। देखिए मुगल फौजी अभियान है जहाँ पर ये पूरा लड़ने के लिए जा रहे हैं भाई। तो ठीक है, इनको लड़ने दो, आगे बढ़ते हैं अपन। तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, और इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मतलब ये है कि जो अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे, तो आई होप सो कि हाँ हो सकते थे। मुगलों और अहोम, सिखों और एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। मतलब ये है कि जब ये लोग तैयार थे लड़ने के लिए और जब ये शासन व्यवस्था शासन करने की तैयारी कर रहे थे, तब उसी समय पे मुगलों और अहोम, सिखों, मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध पे भी गौर करो। इनसे भी इनके विवाद थे, बने हुए थे ना, क्योंकि किसी भी टेरिटरी को हासिल करने के लिए आपको सबको जीतना पड़ता है, तब आप उस जगह पे आ पाओगे। भाई अगर आपको प्रधानमंत्री की सीट पे पहुंचना है तो आपको बाकी के ऊपर तक पहुंचने के लिए उन सभी लेवलों को क्रॉस करना होगा।
सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी राजा के को उसकी गद्दी से हटा रहे हैं तो बाकी जितनी टेरिटरी है वो भी तो उस जगह पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है ना। लेकिन कौन पहुंचता है? अगर आप बाहर से आकर इस चीज को लड़ने के लिए राजा पर अगर दिल्ली पर मान लीजिए हथियार हासिल कर भी लेते हैं, तब आपके लिए दुश्मन तो तैयार पहले से ही बैठ गया ना। जो दूसरे दुश्मन थे वो एक्चुअली उस सीट के दुश्मन थे, वो उस जगह के दुश्मन नहीं थे। मतलब अगर दिल्ली पर सल्तनत करने के लिए किसी और का इच्छा है तो वो अपनी प्रबल इच्छा को लेकर बैठा था, और वो ही देखते देखते अगर कोई थर्ड पार्टी आकर उस चीज पर अगर अधिकार करती है तो वो कहीं ना कहीं उसका भी दुश्मन बन जाता है। तो ये चीजें लगातार जारी रही हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध का क्या अंतर है, और क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण में दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था, ये सारी चीजों के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है दादा, कि एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाके कि मतलब तोपों युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में हुआ आप खुद देख रहे हैं, 16वीं शताब्दी, मतलब 16th ऑफ सेंचुरी में पहली बार युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो किसने युद्ध में शुरुआत करी? 16वीं शताब्दी में बाबर ने जम के तोपें चलाई दोस्तों, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तालिका 1, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने से शुरू करते हैं बाबर का अभियान। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो एक बाबर ही थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुगल सल्तनत को एक मतलब स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान शुरुआत में दिया और उसे स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद इनके पुत्र आए हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, और उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, और इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो हुमायूं थे वो अपने महल की मुझसे पुस्तकालय से शायद गिरकर मतलब फिसल कर गिरे थे, ऐसा कहा जाता है। पर इसमें जो लिखा हुआ है उसमें मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत की एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनके बाद हुमायूं के बाद आए अकबर, जो चले 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। मतलब ये है कि उनका जो अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, और उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना में अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, और 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, और इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। और तीसरा था 1585 से 1605। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया।
मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो दोस्तों, जो ये पूरा पोर्शन हमने पढ़ा, इसमें पूरा हमने मुगल सम्राट के बारे में जाना। इसके बाद अकबर जो थे, अकबर बहुत मतलब प्रभावशाली राजा थे, जिन सम्राट अकबर कहा जाता था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, उन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनको क्या थी, पदवी प्राप्त हुई थी। जलालुद्दीन मोहम्मद जो है इनका नाम था, जलाल इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे जैसे ही अकबर के बाद जो आए तो वो कौन आए, सम्राट जहांगीर, जो कि सलीम जिनका नाम था, ये अकबर के पुत्र थे। तो जहांगीर जो है वो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक थे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिक्कों अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां सन 1627 से 1658। दक्कन के शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ से चला गया। 1632 के अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। सन 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। 1658 से 1707। नंबर 1, सन 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। दूसरा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। सन 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, जो अभी इतना पूरा जो सेक्शन हमने पढ़ा, इसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं आपकी समझ के लिए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई मुगल सम्राट की जो शुरुआत हुई वो बाबर से हुई। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 के बीच में 4 युद्ध लड़े। देवराज पानीपत का युद्ध, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का। इस तरीके से ये युद्ध लड़े गए और युद्ध में कौन जीता? बाबर जीता। बाबर ने दिल्ली में अपनी जो है मुगल सल्तनत को स्थापित कर लिया। उसके बाद उनके बेटे आए, जो कि जिन्होंने अपने
दो युद्ध लड़े थे जिनमें उनकी हार हुई। चौसा का और देवरा और चौसा, चौसा का युद्ध और कन्नौज में उनका दो युद्ध लड़े थे, है ना, देवरा चौसा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 39 में चौसा का और में कन्नौज में, इन पराजयों में, ठीक है। तो जो हुमायूं थे उनको 2 बार उनने 2 बार वो हारे। 2 बार हारने के बाद फिर दोबारा से ये कहाँ ईरान चले गए, वहां से वापस आए तो इनने क्या किया, अपनी सेनाओं को मजबूत किया और 1555 में दिल्ली पर पुनः से स्थापित हो गए और इनने अपनी सल्तनत को फिर से, दिल्ली सल्तनत को मजबूत कर लिया। इसके बाद आए उनके बेटे अकबर, जिनको अकबर का नाम मिला चूंकि इनका नाम जलालुद्दीन था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो इनका नाम था, अकबर इनको उपाधि मिली इनके अच्छे कामों के कारण मिली। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल के समय पे उसने उसे जो है अपने उसके संरक्षक मिला हुआ था। क्योंकि छोटे थे तो उनको उनके संरक्षक बैरम खान के अंडर में वो सारी चीज़ों को करते थे। बाद में जब वो 13 साल की उम्र के बाद आगे बढ़े तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र किया बहुत सारी चीज़ों से। उन्होंने बैरम खान से अपने आप को स्वतंत्र किया, उसके अलावा घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद उनके खुद के सौतेले भाई जो मिर्जा हाकिम थे उनके और कई लोगों के जो उनके मतलब जो उन्हें मतलब उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, उन सभी के खिलाफ उनने सैन्य अभियान चलाए और सैन्य अभियानों में उनकी जीत हुई। रणथंबोर पर कब्जा किया सन 1569 में। इसके बाद 1570 से लेकर 85 के बीच में उनने मध्य भारत और गुजरात और इन सभी जगह पर उनने अपने सैन्य अभियान चलाकर विजय प्राप्त करी। फिर 1585 से 1605 में अकबर जो है महान सम्राट के रूप में विस्तार हुआ और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहीं। इसके बाद इनके बेटे आए सलीम, जो कि कहलाए सम्राट जहांगीर। सम्राट जहांगीर की अगर बात करें तो इनने अपने सैन्य अभियानों को, जो अपने पिता के सैन्य अभियान थे उसी को आगे बढ़ाया और मेवाड़ों में सिसोदिया शासक अमर सिंह के मुगलों की जो मुगलों की सेवा को उनने स्वीकार किया। फिर जो जहांगीर थे उन्हीं ने अपने क्या है अपने अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, के ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया पर जो असफल रही। बाद में फिर शाहजहां आए। शाहजहां ने जो है अपने जो बहुत सारी चीज़ों को बनाया था, अभी जो जिनके बारे में हम अपन आगे भी पढ़ेंगे, इनको अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं, वो लंबा चैप्टर हो जाएगा। जो इसमें लिखा उसी का एक समरी दे रहा हूँ। दक्कन में शाहजहां ने अभियान जारी रखे। उसके बाद अफगान अभिजीत खान जहान लोधी ने विद्रोह किया, पराजित हुए। उसके बाद फिर 1632 के अंततः अहमदनगर में मुगलों को राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं में सुलह हो गई। 1657 से 58 के में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और औरंगजेब की विजय हुई और उसने क्या किया, दारा शिकोह समेत अपने 3 भाइयों, मतलब ये जो भाई थे आपस में लड़े और लड़ने के बाद दारा शिकोह और उसके 3 भाइयों को क्या किया, इसने मार दिया। मारने के बाद शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी आगरा में कैद होकर बितानी पड़ी। इसके बाद आया औरंगजेब ने, जो कि अपने पिता के पहले ही पिता के मरने के पूर्व ही अपना क्या कर लिया था, ये आगे फिर बता रहा हूँ। अपने पिता के मरने के पूर्व ही इनने अपना स्वयं का क्या कर लिया था, राज्याभिषेक कर लिया था। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका दूसरी बार भी राज्याभिषेक हुआ था। तो ये एक पहला मुगल सम्राट था जिसने 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब ने अपने 1658 से लेकर 1707 तक में अपना जो राज्य किया, राज्य जो है ना किस तरीके से, इसके खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमें इतिहास में पढ़ने मिलती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलती हैं। तो ये जो किस तरीके का शासक था और किस तरीके इसने काम किए, थोड़ा दो वाइस वर्षा का केस है। मतलब कुछ अच्छा कहते हैं इसके लिए, कुछ बुरा कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये तो अपन इसी में पढ़ पा रहे हैं। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई और उसके बाद 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में इसको अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों के मुगलों के खिलाफ इसने विद्रोह किया और इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों को लेकर मुगलों का हस्तक्षेप। फिर बाद में राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मराठा और दक्कनों की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः उसकी जो सफाविद ईरान भाग गए। इसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध जो है वो चालू हो गए थे। इसके बाद जो है कई लोग आए जिनकी मृत्यु, मतलब इनकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो देखा जाए तो उत्तराधिकार के लेके झगड़े शुरू हो चुके थे। क्योंकि जब इनने ही उत्तराधिकार के लिए झगड़े शुरू करे थे तो सीधी सी बात है, जब पिता करेगा तो उनके बच्चे तो करेंगे ही। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा कहीं इतिहास नहीं कह रहा है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कहानी ऐसी है। तो आपने अपने भाइयों को मारकर स्वयं को क्या कर दिया, गद्दी पे बैठाया। उसके मरने के बाद इनके मरने के बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा सीट को, गद्दी को पाने के लिए। मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हमेशा बने ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे अपना लेना देना ज़्यादा नहीं है।
देखिए मुगलों की जो अकबर का शासनकाल 1605, ये मानचित्र में इतना जगह अकबर ने क्या किया था, शासन किया था, ये पूरी जगह जो है अब अपन को देख सकते हैं। देखिए काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, कंधार, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, अजमेर, सिंध, चित्तौड़, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, ओडिशा, मालवा, गुजरात, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये इतनी जगह सबके सन लिखे हुए हैं बराबर, कहाँ कब ने कहाँ कब किसको कब जीता। तो ये अकबर थे, अकबर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी थी और इतनी जगह इनका राज्य था और ये सम्राट थे, ठीक है। और इनको अकबर जो है उपाधि प्राप्त थी। राजपूतों के साथ मुगलों की शक्तियाँ, जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी और वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी और वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे कि बड़ा है तो उसको ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो समझदार है उसको मिल जाएगा। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिससे ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, परंतु विपरीत उत्तराधिकार में वे सदैव वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों में पढ़िए और मुगल राजकुमार के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। अपने आप के अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद। मतलब ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद। सहदायाद की जो परंपरा थी वो मुगलों में तैमूर वंश से थी और ज्येष्ठाधिकार की जो नियम थे वो तो खैर बहुत पुराने अपने हिंदुओं के चले ही आ रहे हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका 1 को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर यानी कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ भाई, उनको जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद जब उनका अपमान हुआ तो फिर शिवाजी ने क्या किया, जेल तोड़कर भागे और वहां से फिर उनने स्वयं की सत्ता स्थापित करी और उसके बाद मुगलों के खिलाफ मोर्चा ठाड़ दिया। मनसबदार और जागीरदार, मतलब मनसबदार और जागीरदार, अब ये कौन थे इनके बारे में सुनिए। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया गया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्गों में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों तथा अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कौन कहलाए, जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह थे, जो मुगलों की सेवा में आकर नौकरशाही करते थे वो मनसबदार कहलाते थे। अब वो कोई भी हो, सबको ले लिया जाता था, जो समझदार है काबिल आएगा। आगे बढ़ते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिला होता था। यह मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी। उसके जरिए एक पद, दूसरा वेतन एवं तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्धारित थे। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार आत्मा वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु
मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनको नौकर उनके लिए एकत्रित करके देते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। देखिए ऊपर की तरफ एक चीज अपन ने जो छोड़ दी वो सुनिए। जात की श्रेणियां। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 100 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। 1,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल वैसी बात है ही, और क्या। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जहांगीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार का वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए अगर राजा सही से अगर प्रजा पर ध्यान ना दे तो वाकई में ऐसी स्थिति बन जाती है। सोचिए क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी, उन व्यक्तियों की कैसी रही होगी जब उनके ऊपर कर की जो है लिमिट बढ़ा दी गई हो और स्वयं अब राजा उसकी मदद ना कर पा रहा हो। तब ऐसी स्थिति जो है व्यवहार हो जाती है दोस्तों, और वह स्थिति जो होती है वो राज्य को निपटाने पर बिल्कुल अतुलनीय तरीके से बढ़ जाती है और फिर कुछ नहीं कर सकते आप उसका निपटना निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 5 में देखें अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखलाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। तो देखिए यही जो बात कह रहा था कि एक ऐसी लिमिट जब आ जाती है जब आप अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते, तब आपके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी भ्रष्टाचार पर उतर आते हैं और यही भ्रष्टाचार आपके राज्य को खत्म करने पर बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर आपका जो है पतन होना निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर जो औरंगजेब की गलती थी, उसने अपने राज्य में होने वाले इस प्रकार के मतलब अपने राज्य के जो अधिकारी हैं उन पर सही तरीके से प्रशासन नहीं किया और उसकी गलती उसको भोगनी पड़ी आगे जाके। चलिए शुरू करते हैं आगे। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थता के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। आइए इसके बारे में सुनिए। अकबर ने अपने करीब मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है और इसमें
समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो ये देखिए यहाँ पर अबुल फजल के अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये अबुल फजल ने अकबरनामा जब लिखा तो वो उनने किसको, अकबर को दिया और अकबर ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये उसका एक चित्रण है बनाया हुआ, इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर। सुनिए, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए गए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धार्मिक किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी का। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। सुनिए, नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने सन 1611 में जहांगीर से विवाह किया। तो मेहरुनिसा से विवाह कब हुआ? 1611 में हुआ और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहरबंद बताती है, उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये सब क्या थे? नूरजहां के फरमान थे जिन्हें उनने करवाया था उन सिक्कों पर और उन चीज़ों पर। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे, जब तक कि वे वफादार रहें। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनका वफादारी करने उनके नीति हितों के कारण कमजोर पड़ गया। सन 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुस्त धर्मों के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी और इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक नीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती थीं। ये अनुभव अकबर की सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचारों की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल। सुनिए, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में उसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं। विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाइयों और यहूदियों एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया।
यहाँ जो मैंने आपको पढ़ा इसको मैंने आपको पढ़ के बताया। इसके अलावा यहाँ देखिए, इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, ये इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के साथ अकबर जो है चर्चा करते थे। इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं? तो इसमें आप पहचान सकते हैं जेसुइट पादरी कौन से हैं, तो ये आपको सामने ही दिख रहे होंगे जेसुइट पादरी, तो उनको आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ऊपर यहाँ पे पढ़ते हैं मतांधता, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर या आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये क्या कहलाता था? मतांधता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेश यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों या अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे और इसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे और इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और इलाहाबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट का स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य में कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हमें 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों को लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में से कई महान राजा रानी थे। मतलब 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानी थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 1566 शामिल है। उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ और उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तर अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता का मानता था, मतलब ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इस नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसान का बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा।
अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ जो 1558 से 1603, ईरान की सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584 जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा इसमें थोड़ा सा जो राजनीतिक पहलुओं को और जो शासकीय कार्यविधियों को ज़्यादा जटिलता से बताया गया। आई होप कि बहुत चीज़ें इसमें क्या थी कि समझने में 2 से 3 बार आपको कोशिश लगेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनमें हो सकता है कि आपको कंक्लूजन ना निकले। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि चूंकि आपको अगर ये बात समझ में ना आ रही हो या इसमें कहीं कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आ रहा हो तो एक तो इसे 2 से 3 बार सुनो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करो, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से बना के आप तक पहुंचाऊंगा बाय राइट वे और बेहतर जो आप जिस तरीके से चाहते हो, ठीक है। पर अकबर का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छा युग था, और उस समय हर व्यक्ति के साथ बहुत कुछ अच्छा घटित हुआ। और इसके अलावा जो कई बड़े बड़े काम थे उनको अकबर के द्वारा किए गए। इनकी पूरी विवरण है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको सुनिएगा समझिएगा। क्योंकि अगर एक्सपर्ट में चैप्टर में थोड़ा सा ये क्या है लेंदी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको एक बार अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा मुझे कमेंट बताइएगा, मैं इस पर फिर से आपके लिए मेहनत करूंगा। कल्पना कीजिए बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। तो देखो, जब ये लोग छोटे थे मतलब 12-13 साल की उम्र के थे, उसी समय इन लोगों को क्या है राजा बनाया गया। मतलब हुमायूं के बाबर जो थे वो बहुत छोटी उम्र में मतलब अपनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे, और इन्होंने क्या किया, अपना मतलब दिल्ली में सल्तनत स्थापित करी। तो इसके बाद जो हुमायूं आए फिर अकबर आए, तो अकबर को 13 साल की उम्र में बैरम खान के संरक्षण से जब वो छूटे तो वो उनकी उम्र बहुत छोटी थी। तो आप खुद सोचिए कि ऐसी पैतृक संपत्ति यदि आपको मिले तो आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था लागू करेंगे, ऐसी कौन सी चीजें लागू करेंगे कि आप और आपका राज्य यानी कि साम्राज्य चलता रहे और उससे आपके राजस्व में वृद्धि हो, आपके कार्य करने वाले कर्मचारी आपके लिए मतलब सफलतापूर्वक मेहनत करके काम करें, ना कि आपके खिलाफ कोई रहस्य या कोई गूढ़ बातें रचें। तो आप इस पर कमेंट करिए, मैसेज करिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपस में चर्चा भी कर सकते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आगे कुछ वर्ड जो आपने सुने इसमें 20 शब्द थे, मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, सहदायाद, जब्त और जमींदार। इन वर्डों के बारे में और अच्छे से बेहतर जानकारी लीजिए, इन पर 2-2 लाइनें लिखिए, इन्हीं लाइनों की ही आपको ज़रूरत है दोस्तों। ये जो मुगल साम्राज्य का शासन था ये बहुत बड़ा साम्राज्य है और इसकी व्यवस्था जो थी वो बहुत ही बेहतर और विस्तृत थी, जिनको आज भी हम यहाँ यूज़ करते आ रहे हैं। शुरुआत में मैंने कहा कि इस लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों तक संबोधन देते हैं, ये भी मुगल साम्राज्य की देन है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के इसी तारतम्य को हम लगातार जारी रखेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से, और दोस्तों आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।